हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, जैसे कि आपको पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज तारीख लगी हुई थी और 22 से भी ज़्यादा कोर्ट में केस, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस गए हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय जो जज साहब हैं मिस्टर अशोक भूषण जी, जिन्हें न्यायमूर्ति कहते हैं, उनकी बेंच के सामने आज सुनवाई शुरू हुई। उसमें अलग अलग कंपनियों ने, अलग अलग रिजर्व बैंक के वकील भी पेश हुए और केंद्र सरकार के भी, और भी जो बिल्डरों ने भी अपने वकील का रखे हैं, या किसी इंडिविजुअल बरोबर जो किसी ने पर्सनल लोन ले रखे हैं, बहुत बड़े लेवल पे जिन्होंने लोन ले रखे हैं, उन्होंने भी अपने वकीलों के द्वारा वहां पे याचिका लगाई हुई थी। उसमें क्या रहा, अगर मैं एक एक वकील का नाम लेके करूं तो यह वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। उसमें जिरह के दौरान जो मोटी मोटी बातें आई वो मैं आपको बताता हूं। वहां पे वकील साहब ने पेश होकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे बरोबर का पक्ष रखा, जो कर्जदार है उनका पक्ष रखा कि भाई कोरोना काल में बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर प्लेंटी और बाउंस चार्जेस लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे, एनपीए में नहीं जाते थे केस। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज भी एनपीए पे रोक लगी हुई है, आज की डेट तक भी एनपीए पे रोक है। उन्होंने ये कहा भाई एनपीए पे तो रोक है, एक्स ग्रेसिया स्कीम, रिजर्व बैंक ने कहा, आदेश दे दिए थे कि एक्स ग्रेसिया स्कीम के तहत लोगों को जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है वो माफ कर दिया जाए, और वो 2 करोड़ रुपए तक का जिसका लोन था उनका माफ भी कर दिया गया। उन्होंने ये कहा कि 2 करोड़ से ऊपर का जिनका लोन है उनका भी माफ करना चाहिए। उन्होंने क्या कसूर किया? उसके अलावा उन्होंने अपना ग्राहक का पक्ष रखते हुए ये कहा कि जो आम आदमी है, जो छोटा कर्जदार है, उनके बारे में यहां कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही उनका कोई वकील है। मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो जिसका 50-40 हजार रुपए का लोन है, 1-2 लाख रुपए का, 3-4-5 लाख रुपए का लोन है, उसको छोटा लोन बोलते हैं। तो वो उनके पास उतनी ताकत ही नहीं है, वो संगठित ही नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास कोई वकील नहीं है, ना ही उनकी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही है। उन्होंने उनका भी पक्ष आम आदमी का रखते हुए कहा कि जो आम आदमी है, जिसका छोटा लोन है, कोई क्रेडिट कार्ड है, 70,000 है, लाख है, 2 लाख है, पर्सनल लोन है 50,000 का, ऑनलाइन ऐप से ले रखा है, अगर वो कोरोना काल की वजह से वो उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी इतनी ज्यादा पेनल्टी उनके ऊपर लगा रहे हैं, इतने ज्यादा बाउंस चार्जेस लगा रहे हैं, जो कि वो कभी भी पे नहीं कर पाएंगे। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहूं तो उनका हरिद्वार जाने तक का इन्होंने पलिंदा बांध दिया। भाई जब तक जियोगे, जब तक मारा ही पानी भरोगे। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जो ये काले काले हंसी होते हैं, इनको पुरानी फिल्मों में मैंने देखा बेड़िए पड़ी रहती थी। अंग्रेजों के जमाने में इनको बेड़िए डाल के पैरों में इनसे काम करवाया जाता था, बंधुआ मजदूर की तरह। तो ये आज की डेट में जो आम आदमी है, उनको भी बंधुआ मजदूर ही इन बैंकों और एनबीएफसी कंपनी ने लगाया हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, अब वो बेड़ियां दिख नहीं रही हैं, लेकिन वो बेड़ियां डली हुई हैं। और बंधुआ मजदूरी इस तरह के, तो बंधुआ मजदूरी लग गए यार, सारी उम्र इनके पैसे देने पड़ेंगे। जिसकी 280 किस्त है उसकी 367 कर दी। भाई कितनी किस्तें बढ़ाओगे? ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज बढ़ता जा रहा है, उसके पास बेचारे को उतना पैसा नहीं है। कोरोना काल में उन्होंने पक्ष रखते हुए आम आदमी का बताया कि जो छोटे बरोबर है, जो छोटे कर्जदार हैं, उनके पास आज की डेट में अपना रसोई का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, वो कहां से इसको पे कर पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि भाई जिसने लोन लिया है, जिसने क्रेडिट कार्ड लिया है, 2 लाख का लिया, 1 का लिया, 5 का लिया, 10 का लिया, जितने का भी लिया, उसने एक एग्रीमेंट किया। ये तो बात सही है कि आपने अगर लोन लिया तो किसी भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी से जब भी आपने लोन लिया उसके साथ एक एग्रीमेंट किया, आपने उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए हैं। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि आप ईएमआई आपकी बाउंस होगी तो वो पेनल्टी लगाएंगे, इधर बैंक में आपकी बाउंस होगी तो वो बाउंस चार्जेस लगाएगा। लेकिन सवाल ये है, जब वो टर्म कंडीशन बनी थी, जब वो एग्रीमेंट
का परफॉर्मा तैयार किया गया था, क्या उस टाइम उस व्यक्ति को यह पता था कि ऐसा समय आ जाएगा? क्योंकि जो कोरोना काल में जैसी स्थिति हुई है, यह तो आज से 100 साल पहले हुई थी, जब हमारे यहां तो हरियाणा में तो गांव में उसको कत्तक वाली बीमारी कहते थे। जब एक आदमी को जला के आते थे, 4 आदमी और गांव में होते तो 4 और मरे पाओ थे, 4 ना होते तो 16 और मरे पाओ थे। उस टाइम ये हुई थी, उसको मेरे ख्याल स्पेनिश फ्लू ऐसा नाम उस टाइम दिया गया था, मैंने पेपर में पढ़ा है उसके बारे में। वो शायद 1905 या 4 में आई थी, यानी कि 115 साल पहले। अब किसी को नहीं पता था कि 115 साल के बाद बीमारी आएगी। अब क्योंकि एनबीएफसी कंपनियों का तो जन्म ही 20 साल हो गया, और बैंक भी हैं जो आज एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसका जो खाका बना होगा परफॉर्मा, जब उसका तैयार किया होगा टर्म कंडीशन, तो आज से 30 साल पहले की होंगी, 40 साल पहले की होंगी, 50 साल पहले की होंगी। भाई साहब 115 साल पहले किसी ने नहीं वो तैयार की, क्योंकि उस टाइम तो ब्रिटिश काल था, उनकी ब्रिटिश का ही राज था, उन्हीं की गाइडलाइन चलती थी। तो वो जब ये रखा गया एग्रीमेंट की नियम शर्तें रखी गई, तब ना तो बैंक को पता था और ना ही ग्राहक को पता था, जो कर्जदाता है जिसने लोन लिया है, कि ऐसा टाइम भी आ जाएगा। तो वो मद्देनजर रखते हुए तो वो टर्म कंडीशन रखी नहीं गई। अगर कोरोना काल का पता होता तो ऐसी कंडीशन भी उसमें जरूर रखी जाती कि भाई कोई ऐसा आपातकाल आ गया तो किस्त तो रोकनी पड़ेगी भाई, इनका या तो प्लेंटी और ये लगाना बंद करना पड़ेगा। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि भाई ये जो प्लेंटी है और बाउंस चार्जेस हैं, इस पे रोक लगाई जाए, ताकि लोग एक स्टॉप तो यार, कई जगह एक तो भरे नहीं जा रहे, ऊपर से 9 महीने हो गए, ऊपर से देने उसने 25,000 है, इन्होंने कर दिया उसके 65,000 रुपए, जिसने 65 देने उसके कर दिए 2.5 लाख रुपए। यार कितने करोगे 2.5 लाख कैसे, तो 2.5 करोड़ रुपए लिख ले यार, जब है ही नहीं तो बेचारा क्या करेगा, एक तो पहले ही मरा पड़ा, उसको कहीं तो स्टॉप करो। जब नेशनल डिजास्टर एक्ट है उसको क्यों नहीं लागू करते? उन्होंने ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में बोला, भाई नेशनल डिजास्टर एक्ट जो है, प्राकृतिक आपदा जब आती है वो ज्यादातर कब लागू होता है? भाई कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, उनको मुआवजा दे दो, ये भी तो नेशनल डिजास्टर है। क्योंकि हमारे देश में आप एक बात समझे, भूकंप आता है वो सारे देश में नहीं आता कभी भी, और जब बाढ़ आती है सारे देश में बाढ़ नहीं आती, कभी बिहार में आ गई, कभी वेस्ट बंगाल में आ गई, कभी कहीं आ गई। कभी मैंने आज तक ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी पढ़ा कि सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाढ़ आ गई, या सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भूकंप आ गया, सारे मकान गिर गए। ऐसा तो कभी नहीं होता। लेकिन जो ये कोरोना काल आया तो सारे देश में क्या, तो सारी दुनिया में आया। असली नेशनल डिजास्टर तो यही है। तो इस एक्ट को क्यों नहीं लागू किया जाता, क्यों नहीं लोगों को अंतरिम राहत दी जाती? इस बारे में अलग अलग वकीलों ने सारों ने अपने पक्ष रख दिए। तो फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन होल्ड कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज की, किसी एक आधे वकील की और सुनवाई होएगी तो होएगी, अदरवाइज डिसीजन को होल्ड कर दिया गया है। अब कितने दिन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को सुनाएंगे यह अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी फाइनल डेट नहीं आई है। अब मेरे देखने में यह आया, वैसे छोटी कोर्ट में भी जब भी मैं जाता भी रहता हूं तो होता क्या है, यहां भी ऐसे ही होता है। किसी बड़े केस पे अगर डिसीजन आना होता है तो जज साहब सारी सुनवाई करने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, तोल मोल के कुछ टाइम लेके 1, 2, 3, 4 दिन के बाद डिसीजन देते हैं। बहुत सोच समझकर फाइनल डिसीजन देते हैं। जैसे ही फाइनल डिसीजन आ जाएगा मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।